2014 में एक छोटा सा गांव। रात के 2 बजे अचानक पूरे गांव में चीख सुनाई देती है। लोग टॉर्च लेकर दौड़ते हैं। एक परिवार अपने घर के बाहर कांपता हुआ खड़ा है। उनका कहना था, हमने दीवार पर किसी अदृश्य ताकत का हाथ देखा, बिल्कुल ताजा। गांव वाले डर गए। किसी ने कहा देवी का संकेत है, किसी ने कहा बुरी आत्मा का श्राप। और कुछ ही घंटों में यह बात पूरे इलाके में फैल गई। लेकिन अगले दिन असली सच सामने आया। वो हाथ का निशान एक पागल बिल्ली के पंजे का प्रिंट था। ना देवी, ना आत्मा, ना कोई चमत्कार, बस हमारा दिमाग, जो डर और अनजान चीजों से खुद ही कहानी बना लेता है। और यही वो जगह है जहां धर्म, भगवान और आस्था की असली शुरुआत होती है। पास्कल बॉये की किताब रिलीजन एक्सप्लेन्ड यही बताती है कि इंसान के दिमाग में ऐसा क्या है जो एक बिल्ली के पंजे को भी देवी का हाथ और हवा की आवाज को आत्मा की फुसफुसाहट बना देता है। हम भगवान को क्यों इमेजिन करते हैं? हम रिचुअल्स को क्यों मानते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि कोई अदृश्य ताकत हमें देख रही है? और सबसे जरूरी, हम क्यों इतने आसानी से अंधविश्वास के जाल में फंस जाते हैं? ये धर्म की कहानी नहीं है, ये दिमाग की वायरिंग की कहानी है। और इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को सबसे आसान भाषा में खोलेंगे, बिना किसी धर्म का पक्ष लिए और बिना किसी धर्म को निशाना बनाए। बस सीधा सवाल, अगर भगवान नहीं होते तो हमारा दिमाग उन्हें बार बार क्यों बनाता है? यही से हमारी जर्नी शुरू होती है। चैप्टर 1, द माइंड दैट इन्वेंट्स गॉड्स। कभी कभी इंसानी दिमाग ऐसे ड्रामे करता है कि समझ नहीं आता, ये सोचना चाहता है या बस खुद को डराकर मजा ले रहा है। मान लीजिए एक रात कोई आदमी अपने ऑफिस से देर से घर लौट रहा है। सड़क सुनसान, स्ट्रीट लाइट आधी बुझी हुई और पीछे से लग रहा है कोई चल रहा है। वो मुड़कर देखता है, कोई नहीं, लेकिन दिल की धड़कन कहती है कि कोई है। और कुछ ही मिनट में उसका दिमाग एक अदृश्य ताकत का पूरा कैरेक्टर बना देता है। कद कितना होगा, चेहरे पर क्या होगा, उसकी चाल कैसी होगी। और हकीकत, पीछे से एक बिखरी हुई पॉलिथीन हवा में उड़ रही थी। ये वही पल है जब दिमाग एक साधारण आवाज को अदृश्य ताकत का इशारा बना देता है और इंसान खुद अपने ही दिमाग से डर जाता है। यही खेल हमारी सोच शुरू से खेलती आई है। कोई बच्चा रात को जैसे ही कमरे की ट्यूबलाइट बंद करता है, उसे लगता है कि अलमारी के पीछे कोई हल्की सी हलचल हुई है। वो डर से मां को बुलाता है और अगले दिन पता चलता है कि अलमारी के पीछे बस एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल थी जो खिसक गई थी। लेकिन बोतल की सच्चाई से पहले दिमाग ने पूरा का पूरा छाया में छिपे किसी अनजान जीव का सीजन बनाकर चला दिया था। यही दिमाग की खासियत है। ये पहले कहानी बनाता है और बाद में वजह खोजता है। और यहीं से भगवान, चमत्कार और अदृश्य शक्तियों का पहला बीज पड़ता है। हमारी गलत धारणाओं और डर की मिट्टी में धर्म और आस्था उस दिमागी आदत पर खड़ी है जिसमें इंसान हर चीज में किसी इरादे को तलाशता है। कुछ साल पहले एक शहर में एक पुरानी इमारत की छत पर सुबह सुबह अचानक धुआं उठने लगा। लोगों ने दूर से देखकर कह दिया, ये तो कोई संकेत है, कुछ बड़ा होने वाला है। पूरा इलाका चर्चाओं से भर गया और कुछ घंटों बाद पता चला कि पास वाले रेस्टोरेंट की चिमनी में जमी हुई गंदगी जलकर धुआं दे रही थी। लेकिन इससे पहले लोगों के दिमाग ने यह मानना आसान समझा कि कोई अदृश्य ताकत कुछ बताना चाहती है। दिमाग हमेशा क्यों हुआ का जवाब चाहता है, लेकिन उसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उतना रोमांचक नहीं लगता जितना किसी अदृश्य शक्ति की कहानी। इसलिए जब भी कोई अजीब आवाज, अजीब छाया या अजीब घटना होती है, हमारा दिमाग उसे भगवान, आत्मा या किसी रहस्यमयी शक्ति से जोड़ देता है। यही वो पहला कदम है जहां भगवान पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सुपरनैचुरल वाली बातें हमारे दिमाग को इतना जल्दी कैसे जकड़ लेती हैं? इसका जवाब अगले अध्याय में छिपा है। चैप्टर 2, व्हाई द सुपरनैचुरल फील्स नेचुरल। इंसान का दिमाग अजीब है। ये चीजों को समझने से पहले उन्हें बढ़ा चढ़ाकर डरावना बना देता है। कोई आदमी रात में अपने कमरे में बैठा फोन चला रहा है और अचानक खिड़की के बाहर से
थप थप की आवाज आती है। वो धीरे से पर्दा हटाकर देखता है, अंधेरा, बस अंधेरा। एक पल में उसके दिमाग में पूरा सुपरनैचुरल सीरीज चलने लगता है। किसी अदृश्य ताकत का हाथ, कोई परछाई, कोई संकेत। और जब अगली सुबह सच्चाई मिलती है तो पता चलता है कि हवा में उड़ती हुई एक टूटी हुई टहनी बार खिड़की से टकरा रही थी। लेकिन आवाज आने के पहले ही दिमाग ने एक इनविजिबल कैरेक्टर बना दिया था। यही वजह है कि भूत, देवी, देवता, जिन्न, आत्मा जैसी बातें हमें इतनी नेचुरल लगने लगती हैं, क्योंकि दिमाग उन्हें आसानी से कल्पना कर लेता है, जैसे उसने उस रात टहनी को किसी रहस्यमयी हाथ में बदल दिया। कुछ समय पहले एक बड़े शहर की मेट्रो में अचानक लाइट 1 सेकंड के लिए फेल हुई। उस 1 सेकंड की अंधेरी झलक में एक यात्री को लगा कि उसने किसी अजीब सी आकृति को देख लिया है। वो डरकर अगले स्टेशन पर उतर गया और अपने दोस्तों को बताया कि मेट्रो में कोई अनजानी चीज थी, जबकि असलियत ये थी कि अंधेरा आते ही पास वाले यात्री का चेहरा आधा धुंधला होकर पूरी तरह विकृत दिखा और दिमाग ने उसे अवैज्ञानिक शक्ल में बदल दिया। लेकिन दिमाग ने जो देखा उसे सुपरनैचुरल समझना आसान पड़ा, क्योंकि दिमाग ऐसी ही कहानियों को चिपकाने में माहिर है। दिमाग की इस आदत को थोड़ा अलग लेकिन समझ में आने वाला पैटर्न पसंद है। जैसे किसी ने सुना किसी पेड़ के अंदर आत्मा रहती है। ये पूरी तरह असंभव होने के बावजूद दिमाग उसे तुरंत पकड़ लेता है, क्योंकि पेड़ और व्यक्ति दोनों फेमिलियर कॉन्सेप्ट्स हैं। दिमाग बस दोनों को जोड़कर एक नया सुपरनैचुरल क्रीचर बना देता है और फिर वो क्रीचर लोगों की बातचीत में, कहानियों में, डर में और रात की फुसफुसाती हवाओं में दिखने लगता है। यही कारण है कि सुपरनैचुरल स्टोरीज सिर्फ कहानी नहीं बनती, वो दिमाग के लिए याद रखने लायक मटेरियल बन जाती है। कुछ साल पहले एक ऑफिस में रात की शिफ्ट में काम करने वाली एक महिला ने सीसीटीवी रूम में स्क्रीन पर एक सफेद छाया देखी। उसे लगा कि ये कोई आत्मा है। उसने बाकियों को बताया। पूरा ऑफिस डर से भर गया और अगले दिन इंजीनियर्स को पता चला कि कैमरे के ग्लास पर जमी हुई धूल एक लहराती आकृति बना रही थी। लेकिन इससे पहले लोग उस धुंध को सुपरनैचुरल मानने लगे थे, क्योंकि दिमाग को थोड़ी सी अलग लेकिन रिलेटेबल चीजें बहुत जल्दी रील लगती है। ये सारी घटनाएं, ये सारी गलतफहमियां दिखाती है कि सुपरनैचुरल हमारे जीवन में नहीं, हमारे दिमाग में पैदा होता है। हम जितना सोचते हैं कि हम किसी अदृश्य दुनिया से जुड़े हुए हैं, असल में हम अपने ही दिमाग के ग्लिच से जुड़े हुए होते हैं। दिमाग ऑर्डिनरी चीजों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का काम करता है और फिर वहीं से जन्म होता है रहस्यमयी ताकतों का, देवताओं का और अनगिनत कहानियों का। लेकिन असली सवाल यह है कि ये आइडियाज सिर्फ दिमाग में ही नहीं टिकते, बल्कि पूरी समाज में कैसे आग की तरह फैल जाते हैं। इसका जवाब अगले अध्याय की गहराई में छिपा है। चैप्टर 3, दी वायरल लाइफ ऑफ बिलीफ्स। मानव दिमाग सिर्फ कहानियां नहीं बनाता, उन्हें फैलाने में भी उस्ताद है। और ये फैलाव हमेशा किसी सच्चाई की वजह से नहीं होता। कई बार एक साधारण गलतफहमी पूरे शहर में ऐसे घूम जाती है जैसे किसी ने इसके पीछे मार्केटिंग टीम लगा दी हो। मान लीजिए किसी कॉलोनी में अचानक एक रात लोगों को लगा कि पार्क के पास वाली पुरानी झोपड़ी से अजीब रोशनी निकल रही है। किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने फोटो, किसी ने कहा कि ये किसी दैवी शक्ति का संकेत है। अगले ही दिन पूरा इलाका इसी चर्चा में लगा था कि वहां कुछ अलौकिक मौजूद है। लेकिन हकीकत अगले दिन सामने आई। झोपड़ी में रहने वाला बुजुर्ग आदमी अपनी पुरानी टॉर्च को ठीक कर रहा था और उस टॉर्च का रिफ्लेक्टर खराब होने के कारण रोशनी हवा में घूमती हुई लग रही थी। पर इसके सच सामने आने से पहले ही सुपरनैचुरल वाली कहानी वायरल हो चुकी थी, क्योंकि दिमाग को डर, रहस्य और अनजान चीजों वाली खबरें याद रखने और फैलाने में मजा आता है। कुछ साल पहले एक ऑफिस में किसी कर्मचारी ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि पास के मंदिर में सुबह सुबह भगवान की मूर्ति की आंखों से हल्की नमी देखी गई है। उसने कहा कि यह किसी आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। उसने ये भी जोड़ दिया कि इस तरह की घटनाएं पहले भी आपदा से पहले हुई है। और बस ये एक लाइन सैकड़ों लोगों के फोन पर पहुंच गई।
लोग मंदिर पहुंचने लगे, पंडित से पूछताछ शुरू हो गई, पास की दुकानों में भीड़ बढ़ गई। और जब एक्चुअल कारण पता चला तो वो बहुत साधारण था। मूर्ति के पास रखे फूलों में रात भर पानी डाला गया था और वही नमी मूर्ति के चेहरे पर हल्की बूंदों के रूप में दिखाई दे रही थी। लेकिन वो सच्चाई उतनी आकर्षक नहीं थी जितनी भगवान ने संकेत दिया है वाली कहानी। क्योंकि दिमाग सिंपल एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करके ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन को फॉरवर्ड कर देता है। हमारी सोच को स्ट्रेंज बट मेमोरेबल बातें जल्दी चिपकती है। यही कारण है कि बिलीफ सिर्फ बिलीफ नहीं रहते, वे स्टोरीज बन जाते हैं, फिर रूमर्स बन जाते हैं और फिर ट्रूथ के रूप में स्थापित हो जाते हैं। किसी शहर में जब एक स्कूल के बच्चों ने कहा कि उन्होंने मैदान के कोने में किसी अजीब से जीव को भागते देखा, तो कुछ ही दिनों में पूरी कॉलोनी को लगने लगा कि वो जगह अशुभ है। बाद में पता चला कि वहां जुबली लाइन का कोई छोटा सा मेंटेनेंस वर्कर अपने प्रोटेक्टिव सूट में काम कर रहा था और बच्चे उसे किसी अजीब क्रीचर की तरह देख बैठे। पर कहानी इतनी दिलचस्प थी कि लोग उसे छोड़ ही नहीं पाए। यही रीजन है कि धर्म और विश्वास सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, वो लोगों के बीच एक इन्फेक्शन की तरह फैलते जाते हैं। एक व्यक्ति की गलतफहमी दूसरे की सच्चाई बन जाती है और जब हजारों लोग किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं तो वो चीज असली लगने लगती है, चाहे वो धरती पर हो या सिर्फ इमेजिनेशन में। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात छिपी है। जब बिलीफ्स फैलते हैं तो उनमें भगवान को हमेशा इंसानी फीलिंग्स और इंसानी चेहरा क्यों मिल जाता है? इस रहस्य का असली जवाब अगले अध्याय में है। चैप्टर 4, ह्यूमन फेसेस ऑन इनविजिबल पावर्स। इंसान जब किसी अदृश्य ताकत को इमेजिन करता है तो वो उसे कभी हवा जैसा शेपलेस नहीं छोड़ता। दिमाग तुरंत उसे इंसानी शक्ल देता है। चेहरा, गुस्सा, दया, प्यार, नाराजगी, सब कुछ। जैसे कोई आदमी देर रात घर लौट रहा होता है और अचानक उसे लगता है कि कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही है। उसके मन में तुरंत एक नजर रखने वाली एंटिटी की छवि बनती है, जैसे कोई इंसान। जबकि अगर कोई वास्तव में अदृश्य और अज्ञात होगा तो हमारा दिमाग उसे खाली हवा की तरह क्यों नहीं देखता? इसलिए कि हमारा दिमाग इंसानी चेहरों, आवाजों और भावनाओं को समझने में परफेक्ट है और वही फेमिलियर शेप्स वो अदृश्य शक्तियों पर भी चिपका देता है। कुछ साल पहले एक महिला को लगा कि उसके घर में अक्सर कोई मौजूद है। वो कहती थी कि रात को उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। ये सेंसेशन इतना ह्यूमन लाइक था कि उसने उस अदृश्य शक्ति को भी मानवीय गुण दे दिए। वो चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे किसी को देख रहा हो। बाद में जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उसे स्लीप पैरालिसिस के दौरान होने वाले हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे। लेकिन उस एहसास ने उसे एक मानवीय साया की छवि दे दी, न कि किसी एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी की। इंसान को ह्यूमन शेप समझना आसान लगता है, इसलिए अदृश्य शक्तियों को भी इंसानी रूप दे दिया जाता है। एक दूसरी घटना में एक पुराने कारखाने में काम करने वाले कुछ लोगों को हमेशा लगता था कि वहां रहने वाला कोई अदृश्य रक्षक है। जब भी किसी वर्कर की जान किसी छोटी सी दुर्घटना से बचती, वे कहते, उसने बचाया। वो उसे एक काइंड गार्डियन की तरह इमेजिन करते थे। जबकि सच ये था कि कारखाने के सेफ्टी सिस्टम इतने बेहतर थे कि लोग मेजर हादसों से बच जाते थे। पर दिमाग ने सेफ्टी मैकेनिज्म को नहीं, बल्कि एक इनविजिबल प्रोटेक्टर को क्रेडिट देना आसान समझा, क्योंकि प्रोटेक्टर को वो व्यक्तित्व दे सकता था, इमोशंस दे सकता था। इंसानी दिमाग इनविजिबल पावर्स को ह्यूमन इमोशंस इसलिए देता है क्योंकि इमोशंस स्ट्रक्चर्ड है। गुस्सा हो सकता है, प्यार हो सकता है, बदला हो सकता है। यही कारण है कि अलग अलग लोग अपनी इनविजिबल पावर को अलग कैरेक्टर देते हैं। किसी के लिए वो दयालु है, किसी के लिए सजा देने वाला है और किसी के लिए गाइड की तरह। असल में ये सब हमारे अपने दिमाग का प्रोजेक्शन है। लेकिन एक दिलचस्प ट्विस्ट यहां छिपा है। अगर ये अदृश्य ताकतें हमारे दिमाग की बनाई हुई है तो हम इनके लिए रिचुअल्स क्यों करते हैं? पूजा, टोटके, मंत्र, ये आदत कहां से आ गई? इसका सच अगले अध्याय की अंधेरी परत में छिपा हुआ है। चैप्टर 5, रिचुअल्स, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है?
उस हालत से जिसमें उसके हाथ में कुछ भी कंट्रोल न हो। जैसे एक आदमी अपनी दुकान के बाहर खड़ा है, अचानक तेज हवा चलती है और उसका नया लगा बोर्ड टूटकर सड़क पर गिर जाता है। वो घबरा जाता है। ये क्या संकेत है? अगले ही दिन वो दुकान में नींबू मिर्च लटका देता है, एक पुराना सिक्का दरवाजे में गाड़ देता है और हर सुबह 3 बार ताली बजाकर दुकान खोलता है। उसे लगता है अब सब सुरक्षित है, लेकिन बोर्ड टूटा था जंग लगे कील की वजह से, न कि किसी रहस्यमयी चेतावनी से। फिर भी उसने रिचुअल्स कर लिए, क्योंकि रिचुअल्स दिमाग को एक झूठी तसल्ली देते हैं। अब सब मेरे कंट्रोल में है। कुछ साल पहले एक कॉलेज का लड़का अपने एग्जाम से पहले एक अजीब रिचुअल करता था। वो अपनी पेन को 5 बार घुमाकर मेज पर रखता, फिर 3 बार अपने बैग को एडजस्ट करता। उसे लगता था कि ऐसा करने से उसके पेपर अच्छे जाएंगे। एक दिन पेन गिर गई और रिचुअल पूरा नहीं हुआ। उसने डरते हुए पेपर दिया और बाद में पता चला कि उसका रिजल्ट पहले से बेहतर आया। लेकिन रिचुअल का असर उसके दिमाग में इतना गहरा बैठ चुका था कि उसने इंप्रूवमेंट का क्रेडिट पढ़ाई को नहीं, बल्कि किसी अदृश्य गुड लक पावर को दिया। दिमाग को सच नहीं चाहिए, उसे कंफर्ट चाहिए, और रिचुअल्स वही कंफर्ट देते हैं। एक पुरानी फैक्ट्री में रात की शिफ्ट के दौरान वर्कर्स एक छोटा सा रिचुअल करते थे। मशीन चालू करने से पहले मशीन को हल्के से छूते थे, जैसे किसी खतरे से बचने के लिए। इसे सुरक्षा का तरीका माना जाता था। बाद में सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पता लगाया कि असल रीजन ये नहीं था कि मशीन किसी इनविजिबल शक्ति से चलती है। असल रीजन था कि छींटे उड़ने से पहले स्टैटिक चार्ज रिलीज हो जाता था। विज्ञान ने सीधी एक्सप्लेनेशन दी, पर वर्कर्स का दिमाग रिचुअल वाली एक्सप्लेनेशन को ज्यादा इमोशनल सेटिस्फाई करने वाला मानता था। यही वजह है कि पूजा, पाठ, मंत्र, टोटके, लकी चार्म्स इंसान की जिंदगी में इतने पक्के हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये काम करें, जरूरी ये है कि इंसान को ये महसूस हो कि वो अपनी किस्मत को अपने इशारों पर नचा सकता है, जबकि हकीकत में वो सिर्फ अपनी बेचैनी को शांत कर रहा होता है। अब सवाल ये उठता है, अगर रिचुअल्स हमें कंट्रोल का भ्रम देते हैं, तो फिर समाज क्यों इतने रिलीजियस नियम, डर और नैतिक सीमाएं इनविजिबल पावर्स के नाम पर बनाता है? इसका कच्चा सच अगले अध्याय में सामने आता है। चैप्टर 6, फियर, मोरालिटी एंड द वॉचफुल स्काई। इंसान चाहे जितना भी बहादुर होने का दावा करे, अंदर से वो हमेशा ये महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है, खासकर जब वो कुछ गलत करने वाला हो। एक रात एक आदमी खाली सड़क पर एटीएम से निकल रहा था और उसे लगा कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन उसकी चाल खुद ही सावधान हो गई। सीसीटीवी का खंभा देखकर उसके मन में आया, कैमरा देख रहा है। एक पल बाद वही सोच एक अदृश्य ताकत के रूप में बदल गई, ऊपर वाला देख रहा है। दिमाग खुद ही एक निगरानी करने वाला चरित्र बना देता है, ताकि इंसान अपने आप को काबू में रखे। कुछ समय पहले एक स्कूल में बच्चों ने कहा कि स्कूल की लाइब्रेरी में एक निगरानी करने वाली आत्मा है, जो गलत करने पर गुस्सा हो जाती है। मामला इतना फैल गया कि बच्चे किताब फाड़ने से भी डरने लगे। बाद में पता चला कि ये कहानी एक बच्चे ने इसलिए फैलाई थी ताकि बाकी बच्चे लाइब्रेरी को शांत रखें और फालतू शोर न करें। बच्चों की कहानी झूठ थी, लेकिन काम कर गई, क्योंकि इंसानी दिमाग किसी अदृश्य सजा देने वाले पर विश्वास ज्यादा जल्दी करता है, कानून पर कम। एक पुराने मोहल्ले में हर कोई कहता था कि वहां एक निगरानी करने वाली शक्ति है जो गलत करने वालों का तुरंत बुरा करती है। लोग चोरी से डरते थे, झूठ बोलने से बचते थे, लेकिन जब सीसीटीवी लगे तभी पता चला कि चोरी रुकने का असली कारण अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि पुलिस की टोह थी। फिर भी लोगों ने क्रेडिट पुलिस को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला सब देख रहा था। दिमाग को नैतिकता सिखाने का सबसे आसान तरीका है एक अदृश्य जज की कल्पना करना। यही कारण है कि धर्म मोरालिटी का पहरा बन जाता है। इंसान सोचता है कि अगर वो गलत करेगा तो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, नोट कर रही है और उसका हिसाब रख रही है। लेकिन सवाल यहां से उठता है, अगर अदृश्य जज सिर्फ इमेजिनेशन है, तो फिर मौत के बाद मिलने वाले स्वर्ग, नर्क और आत्मा जैसी बातें कहां से आती हैं?
इसका जवाब अगले अध्याय की परत में खुलने वाला है। चैप्टर 7 आफ्टर लाइफ, द कंफर्टिंग लाई। मौत, ये वो शब्द है जिससे बड़े से बड़ा इंसान तक घबरा जाता है। अस्पताल में आईसीयू के बाहर खड़ा एक परिवार रो रहा होता है। डॉक्टर कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसी पल किसी बुजुर्ग की आवाज आती है, चिंता मत करो, उसकी आत्मा स्वर्ग जाएगी। ये वाक्य सच है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। फिर भी उस वक्त हर इंसान इसे सच मान लेता है, क्योंकि दिमाग को सच नहीं चाहिए, उसे दिलासा चाहिए। और आत्मा और परलोक का कॉन्सेप्ट यही दिलासा देता है। कुछ साल पहले एक शहर में एक एक्सीडेंट हुआ। एक युवा लड़का बाइक से गिरकर मौके पर ही मर गया। उसी सड़क पर खड़े लोग कहने लगे, उसकी आत्मा यही भटकती होगी। उसी रात कुछ लड़कों ने सड़क पर टॉर्च मारी और हवा में धूल का गुबार उठ गया। उन्हें लगा कि उन्होंने आत्मा देख ली, जबकि वो सिर्फ धूल थी। पर दिमाग उस धूल को भी किसी आत्मा की झलक में बदल देता है, क्योंकि इस तरह की बातें सुनकर इंसान मौत की सच्चाई फेस नहीं करता, बल्कि उससे बचकर एक इमेजिनरी दुनिया बना लेता है। एक महिला जिसने अपने पति को खो दिया, हर रात महसूस करने लगी कि पति की आत्मा उसके कमरे में आती है। उसे हल्की हवा का एहसास होता और वो कहती, ये वही है, जबकि असल में वो कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा थी। लेकिन उसके दिमाग ने दुख को सहने का तरीका ढूंढ लिया, एक कंफर्टिंग इल्यूजन। यही इल्यूजन बाद में आत्मा, नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म जैसे कॉन्सेप्ट को पैदा करता है। असल सच्चाई यह है कि परलोक की कल्पना इंसान ने इसलिए बनाई ताकि उसे ये न लगे कि उसकी जिंदगी बिना मतलब की है, कि उसकी मेहनत, उसकी अच्छाई, उसके दुख सब यहां खत्म हो जाते हैं। उसे लगता है कि कहीं न कहीं कोई कॉस्मिक स्कोर कार्ड बन रहा है जिसमें उसके कर्म लिखे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर परलोक सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है, तो फिर अलग अलग धर्म अलग अलग वर्जन्स क्यों बनाते हैं? और किसका वर्जन सच है या सभी इंसानी कल्पनाएं हैं? इसका जवाब आखिरी अध्याय में खुलता है। चैप्टर 8 फ्रीडम, द करेज टू थिंक विदाउट फियर। अगर आप एक कमरे में बंद हो और आपको बताया जाए कि कमरे के कोने में एक अदृश्य दानव है जो आपकी हर गलती को नोट कर रहा है, तो आप डर के साथ बैठेंगे। लेकिन जैसे ही कोई दरवाजा खोलकर कह दे, कमरे में कुछ नहीं है, बस तुम्हें ऐसा बताया गया था, आपका डर उसी पल खत्म हो जाएगा। धर्म, आस्था और भगवान का कॉन्सेप्ट कई लोगों के लिए ऐसा ही कमरा है जहां दीवारें बिलीव्स की बनी है और डर उस अदृश्य दानव की तरह खड़ा है। एक युवा लड़का था जिसे बचपन से कहा गया था कि अगर उसने किसी सवाल पर शक किया तो उसे पाप लगेगा। वो बड़ा हुआ, लेकिन उसके मन में सवाल बढ़ते गए। अगर भगवान इतना दयालु है तो दुनिया में इतना दर्द क्यों है? जब उसने ये सवाल अपने घर में पूछा तो उसे डांट पड़ी, पर सवाल चुप नहीं होते, वो अंदर ही अंदर उबलते रहते हैं। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके खुद जवाब ढूंढना शुरू किया। उसे पता चला कि उसका डर किसी दैवी शक्ति का नहीं था, वो समाज की कंडीशनिंग थी। जब इंसान सवाल पूछना शुरू करता है, तभी उसकी असली आजादी शुरू होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी पूजा पाठ में गुजारी, एक दिन अपने पोते से कहता है, मैंने कभी भगवान को देखा नहीं, बस डर के कारण मानता रहा। ये लाइन बताती है कि कई लोग आस्था से नहीं, डर से बंधे रहते हैं। लेकिन डर टूटता कब है? जब इंसान अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनना शुरू करता है। वो समझ जाता है कि गुड लक किसी देवी देवता की देन नहीं, उसकी मेहनत की देन है। बैड टाइम किसी इनविजिबल कर्ज का काम नहीं, बल्कि परिस्थितियों का नतीजा है। आखिर में बात सिर्फ इतनी है, या तो इंसान डर के सहारे जिंदगी काट ले, या फिर सच की रोशनी में जीना सीख ले। और अब जब आपने इस पूरी यात्रा को सुना, रिचुअल से लेकर मोरालिटी तक, इनविजिबल जज से लेकर आफ्टर लाइफ तक, तो सवाल सिर्फ एक बचता है। अब जब दरवाजा खुल चुका है, क्या आप कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत रखेंगे? जिंदगी के कितने ही साल हम उन बातों पर यकीन करते हुए गुजार देते हैं जिनकी सच्चाई कोई कभी चेक भी नहीं करता। बस सुनते आए, मानते गए, डरते रहे। लेकिन अगर आपने ये पूरी सीरीज सुनी है, तो आप पहले ही उन लोगों से आगे बढ़ चुके हैं
जो सवाल पूछने से डरते हैं, क्योंकि सच का पहला कदम सवाल ही होता है और आपने वो उठा लिया। अब असली काम आपका है। अगर आपको लगा कि इस कहानी ने आपकी सोच को थोड़ा भी हिलाया है, अगर आपको लगा कि कुछ अनकही बातें पहली बार साफ दिखी, अगर आपको लगा कि ये आवाज भीड़ से अलग है, तो इस सफर को यही मत छोड़िए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी सोच नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी राय किसी और का डर तोड़ सकती है। वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों तक जो अब भी अंधे कमरे में बैठे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानियां शायद आपके कुछ और यकीन हिला दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सोचिए, सवाल कीजिए और सबसे जरूरी, डरिए मत।